Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is which one of the following is not a harbinger of cultural change? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क। सेकेंड ऑप्शन कल्चरल कंडीशनिंग, सांस्कृतिक अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। फोर्थ ऑप्शन स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड, सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो कल्चरल कंडीशनिंग है, सांस्कृतिक अनुकूलन है, ये सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है, जबकि अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क हो गया या फिर आपका क्रांति हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स हो गया, सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार हो गया, ये सब क्या है? सांस्कृतिक बदलाव के अग्रदूत है, राइट? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कल्चरल कंडीशनिंग मीन्स सांस्कृतिक अनुकूलन। Next question of the following who has not worked on the functioning of the Jajmani system as a बाइंडिंग फोर्स अमंग कास्ट? निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है? W.H. वाइजर, के ईश्वरन, एम ओपलर, के गॉफ, एस.सी. दुबे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन सी ओनली, थर्ड ऑप्शन डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ई ओनली। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया है कौन इसमें जिसने जजमानी सिस्टम पर काम नहीं किया है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो के गॉफ जो है, के गॉफ ने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है, राइट? और सभी ने किया। W.H. वाइजर हो गया, आपके के ईश्वरन हो गया, एस.सी. दुबे हो गए और एम ओपलर, राइट? और जजमानी व्यवस्था किसको कहा जाता है? तो जजमानी व्यवस्था जो होता है जाति प्रथा के अंतर्गत एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। और जजमानी व्यवस्था में क्या होता है? जो विभिन्न जातियों के बीच एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके माध्यम से वे अपने सेवा तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसका आदान प्रदान होता है। और आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि जजमानी व्यवस्था में किसका आदान प्रदान होता है? तो किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, मीन्स सेवा तथा वस्तुओं का, राइट? तो जजमान बोलिए या यजमान बोलिए? यजमान। यजमान मीन्स क्या होता है? यजमान में जो मालिक है, स्वामी है, और दूसरा क्या होता है? कमीन। कमीन मीन्स क्या होता है? सेवा करने वाला, जो सेवा करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस? प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन डेविड लियोन, सेकेंड ऑप्शन गैरी टी मार्क्स, थर्ड ऑप्शन जेम्स रूल, फोर्थ ऑप्शन शोशना जुबाफ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस की जो बुक है ये 1973 में आई थी और इसके ऑथर कौन है? जेम्स बी रूल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेम्स रूल। अदर बुक की बात करें जेम्स रूल का, तो उसका क्या नाम है? प्राइवेसी इन पेरिल। जेम्स रूल के दूसरे बुक की बात करें तो उसका क्या नाम है? थ्योरी एंड प्रोग्रेस इन सोशल। जेम्स रूल के दूसरे बुक की बात करें तो उसका क्या नाम है? थ्योरीज ऑफ सिविल वायलेंस। तो आपको ध्यान में रखना है जेम्स रूल के बुक का नाम क्या है? प्राइवेट लाइफ्स एंड पब्लिक सर्विलांस, थ्योरीज ऑफ सिविल वायलेंस और प्राइवेसी इन पेरिल्स और थ्योरी एंड प्रोग्रेस इन सोशल। तो ये चार बुक का नाम आपको याद रखना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज नॉट एम्फेसाइज द टर्म अंडर क्लास? निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने अधोवर्ग मीन्स अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? जे गोल्डथ्रोप, एम सेवेज,
सी मुरे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी ओनली, सेकेंड ऑप्शन ए ओनली, थर्ड ऑप्शन बी ओनली, फोर्थ ऑप्शन सी ओनली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जे गोल्ड थ्रोप हो गए, जे गोल्ड थ्रोप एंड एम सेवेज। इन्होंने अधोवर्ग मीन्स अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड एम्प्टी सिटिंग यूजलेस इफ होमलेस पीपल कैन लिव देयर, व्हाट इज रॉन्ग? अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है या किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन जेई पर्लमैन, सेकेंड ऑप्शन आर न्यूरवर्थ, थर्ड ऑप्शन रत्ना एंड राव, फोर्थ ऑप्शन बी दुपंत। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर न्यूरवर्थ का कहना है कि अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर न्यूरवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवी स्ट्रॉस इंटरप्रिटेटेड द साइंस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर एग्जामिनिंग एवरीथिंग फ्रॉम द डैश डैश। लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच डैश डैश के आधार पर की गई। फर्स्ट ऑप्शन कास्ट स्ट्रक्चर जाति संरचना, सेकेंड ऑप्शन क्लास स्ट्रक्चर वर्ग संरचना, थर्ड ऑप्शन किनशिप स्ट्रक्चर नातेदारी संरचना, फोर्थ ऑप्शन रेशियल सिस्टम प्रजातीय प्रणाली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच नातेदारी संरचना के आधार पर की गई। और लेवी स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि सॉसर्स की भाषाई मूल्य की धारणा के समान परिवार एक दूसरे के साथ संबंधों के माध्यम से ही निश्चित पहचान प्राप्त करते हैं, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनशिप स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस के बारे में देख लेते। तो लेवी स्ट्रॉस का जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ पर? ब्रसल्स बेल्जियम में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 2009 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, राइट। और इनके बुक का नाम आपको याद रखना है जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 में आई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपके काफ़ी पेपर में पूछा भी गया है। और नेकेड माइंड बुक आपको याद रखना है, ये भी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का है। और सैवेज माइंड बुक जो है ये भी किसका है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का, राइट। Next question, according to R. Wallis, the three broad categories, word affirming, word rejecting and word accommodating movements are associated with which of the following? R. Wallis के अनुसार तीन व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अ वैल्यू ओरिएंटेड मूवमेंट, मूल्योन्मुख आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन न्यू एज मूवमेंट, नव युगीन आंदोलन, थर्ड ऑप्शन न्यू रिलीजियस मूवमेंट, नव धार्मिक आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन न्यू सोशल मूवमेंट, नव सामाजिक आंदोलन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर वलीश के अकॉर्डिंग तीन व्यापक श्रेणियां विश्व स्वीकृत आंदोलन, विश्व अस्वीकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन नौ धार्मिक आंदोलन के साथ संबद्ध है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। Next question, the concept of habitus as a basis for a cultural approach to structural inequality with a focus on embodiment of cultural representation in human habits and routines was originally used by संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिटस की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? फर्स्ट ऑप्शन एंथनी गिडेंस, सेकेंड ऑप्शन नॉर्बर्ट एलियास, थर्ड ऑप्शन पियरे बोर्डियू एंड फोर्थ ऑप्शन रिचर्ड जेनकिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिटस की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसमें जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, और हैबिटस की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको व्यापक स्तर पर विकसित करने का जो श्रेय है वो पियरे बोर्डियू को है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पियरे बोर्डियू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू आइडियाज इन द इंडस्ट्री, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन वर्क इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूर्ण तरह आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं। सेकेंड ऑप्शन, वर्कर इज नॉट सपोज टू वर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ वेजेस, श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य ना करें। थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्योग में नवीन विचारों के अकॉर्डिंग मानव कार्य को पूर्ण तरह आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं और जो श्रमिक हैं केवल वेतन के लिए कार्य न करें को माना जाता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेगा सिटी इज वन हुज पॉपुलेशन इज, मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है। फर्स्ट ऑप्शन 1 मिलियन और मोर, सेकेंड ऑप्शन 10 मिलियन और मोर, थर्ड ऑप्शन 15 मिलियन और मोर, फोर्थ ऑप्शन 5 मिलियन और मोर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगा शहर उसे कहा जाता है जिसकी आबादी 10 मिलियन या उससे अधिक है, राइट। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 मिलियन और मोर मीन्स 100 लाख और मोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ nephews and nieces are brought up in their maternal uncle's family, the arrangement is referred to as, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अवन लोकल रेजिडेंस मातुल स्थानिक आवास, सेकेंड ऑप्शन मैट्री लोकल रेजिडेंस मातृ स्थानिक आवास, थर्ड ऑप्शन नियो लोकल रेजिडेंस नौ स्थानिक आवास, फोर्थ ऑप्शन पैट्री लोकल रेजिडेंस पितृ स्थानिक आवास। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को मातुल स्थानिक आवास कहते हैं, मीन्स अवन लोकल रेजिडेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मातुल स्थानिक आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मिथ एंड मीनिंग, मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आर रैडक्लिफ ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन बी मेलानोस्की, थर्ड ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फोर्थ ऑप्शन एस.एफ. नाडल। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इनके और बुक का नाम हम जान लेते हैं। बताया गया था द सैवेज माइंड, और ये बुक कब आई थी? द सैवेज माइंड ये बुक आई थी आपकी 1962 को आई थी। और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये बुक बताया गया था, आपको याद होना चाहिए, 1949 में आई थी। और स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ बुक भी इन्हीं की है, 1964 में आई। और स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी ये बुक भी किसकी है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की। और ये बुक कब आई थी? 1958 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑन रिसर्च मैथोडोलॉजी वॉज रिटन बाय इमाइल डर्खीम दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ हिज फर्स्ट वर्क्स, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल डर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सेकेंड ऑप्शन रिसर्च मैथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज, थर्ड ऑप्शन रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, फोर्थ ऑप्शन रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो बुक है इसी में रिसर्च मैथोडोलॉजी के बारे में इमाइल दुर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक वर्क माना जाता है। और दुर्खीम की अपनी परियोजना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है, राइट। और ये कब आया था? रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड 1895 में आया था। हम दुर्खीम की बात करें, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दुर्खीम का जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था 1858 में। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के एपिनल नगर में हुआ था। और कौन से परिवार में? एक यहूदी परिवार में हुआ था, राइट। और अगर पूछ लिया जाए कि इनको डॉक्टरेट की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, तो 1893 में प्राप्त हुई थी। और इनकी थीसिस का नाम क्या था? और ये भी पूछा जाता तो ध्यान में रखिएगा, थीसिस का नाम था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो आपको ये बात याद रखनी, राइट। तो इमाइल दुर्खीम का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में हुआ था। और दुर्खीम को 1893 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इनका जो थीसिस था उसका सब्जेक्ट क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, राइट। तो थीसिस का विषय क्या था?
डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि आपको याद रखना है, ये पेपर में आपके पूछा जाता है। और दुर्खीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो लिस्ट 1 में आपका थिंकर दिया गया है और लिस्ट 2 में कॉन्सेप्ट दिया गया है, मिलाना है। तो मेरा रॉबर्ट मिशेल हो जाएगा। तो रॉबर्ट मिशेल किससे हो जाएगा? द आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। थर्ड हो जाएगा अल्पतंत्र का बड़ा कानून। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बी स्टीवन लुइक्स है, तो स्टीवन लुइक्स का क्या हो जाएगा? पावर एज ह्यूमन एजेंसी, 4 हो जाएगा। और एंथनी गिडेंस का क्या है? पावर एज डिपेंडेंसी एंड डोमिनेशन। तो हमारा सी का क्या हो गया? 2 हो गया। और मिकेल फुको का क्या हो गया? मिकेल फुको का पावर एज डोमिनेशन, प्रमुख एक रूप में शक्ति। यहाँ पर 1 मीन्स 3 4 2 1 किस में दिया गया? 3 4 2 1। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंडिविजुअलिज्म दैट आर इंस्ट्रूमेंटल ऑन टास्क ओरिएंटेड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सोसाइटीज। उपलब्धि, अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो, वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन एडवांस सोसाइटीज, उन्नत समाज। सेकेंड ऑप्शन फोक सोसाइटीज, लोक समाज। थर्ड ऑप्शन पीजेंट सोसाइटीज, कृषक समाज। फोर्थ ऑप्शन स्मॉल सोसाइटीज, छोटे समाज। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवांस्ड, फोक, पीजेंट, स्मॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपलब्धि हो गया, स्वशासन हो गया, व्यक्तिवाद हो गया, अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंडिविजुअलिज्म, राइट। तो व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो, वह उन्नत समाजों को दर्शाता है, एडवांस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन रिलीजन अकॉर्डिंग टू एल्टन मेयो इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म का प्रभाव डैश डैश से रूपांतरण है। फर्स्ट ऑप्शन अ रिलीजियस टू नॉन रिलीजियस सोसाइटी, एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर। सेकेंड ऑप्शन अ रिचुअलिस्टिक टू सेकुलर सोसाइटी, कर्मकांडीय से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर। थर्ड ऑप्शन एन एस्टैब्लिश्ड टू एन एडेप्टिव सोसाइटी, एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर। फोर्थ ऑप्शन एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मेटिव टू ओपन सोसाइटी, मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्टन मेयो के अकॉर्डिंग उद्योग का धर्म पर प्रभाव एक स्थापित से अनुकूली समाज की ओर रूपांतरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन एस्टैब्लिश्ड टू एन एडेप्टिव सोसाइटी means the impact of industry on religion according to Elton Mayo is transformation from an established to an adaptive society. Next question, which among the following are not the work of इरावती करबे? निम्नलिखित में से कौन सी इरावती करबे की कृति नहीं है? फर्स्ट, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन। सेकेंड, हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया। थर्ड, रिलीजियस कॉन्शियसनेस। फोर्थ, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिफ्थ, युगांता, the end of epoch. Choose the correct answer from the options given below. First option A and C only, second option A and D only, third option B and C only, fourth option D and E only. तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन इरावती करबे का, तो ए नहीं होगा। ए जहाँ पर है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब हमारा सी और डी में से कोई होगा। तो हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, ये किसका है? लुई डूमा का है। तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये भी इरावती करबे का है। और रिलीजियस कॉन्शियसनेस किसकी बुक है? जेम्स बिसेट की है। तो हमारा सी भी नहीं होगा। और युगांता, द एंड ऑफ इपोक, ये भी किसका है? इरावती करबे का है। और इस बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये बुक कब आई थी? 1967 में आई थी। और इरावती करबे भारत की पहली महिला मानव विज्ञानी हैं और पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक थे, राइट। और उनके कामों का दायरा जो है नातेदारी व जाति व्यवस्था के मानचित्रण से लेकर महिलाओं की समकालीन परिस्थिति विषयक सर्वेक्षणों तक फैला हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द अर्लियर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट हु हैज रिटन द बुक सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री,
प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन E.A. रामास्वामी, सेकेंड ऑप्शन G.S. घुरिये, थर्ड ऑप्शन N.R. सेठ, फोर्थ ऑप्शन शरद के भौमिक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से N.R. सेठ ने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ में किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन A.M. शाह, सेकेंड ऑप्शन इरावती कर्वे, थर्ड ऑप्शन M.S. गोरे, फोर्थ ऑप्शन S.C. दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो M.S. गोरे ने लिखी है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, M.S. गोरे। और M.S. गोरे की और बुक की हम बात करें तो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी इन्हीं की बुक का नाम है। किसका? M.S. गोरे की। और द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी भी इन्हीं की बुक का नाम है। सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन भी इन्हीं की बुक का नाम है, M.S. गोरे का। तो आपको याद रखना है M.S. गोरे की बुक का नाम क्या है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज और यूनिटी इन डाइवर्सिटी और द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी एंड सोशल वर्क एजुकेशन, राइट। Next question, who among the following has divided globalization into two camps, the optimists and the pessimists? निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन एंथनी गिडन, सेकेंड ऑप्शन जॉर्ज रिडजर, थर्ड ऑप्शन इमैनुअल वॉलरस्टीन, फोर्थ ऑप्शन माइक ओ डोनेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माइक ओ डोनेल ने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में विभक्त किया है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक ओ डोनेल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप इन 3 की स्टेजेस ऑफ सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स? निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीति अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता की उद्भव की पहचान की थी? फर्स्ट ऑप्शन गॉर्डन मार्शल, सेकेंड ऑप्शन मार्टिन मार्शल, थर्ड ऑप्शन R.K. मार्शल, फोर्थ ऑप्शन T.H. मार्शल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो T.H. मार्शल ने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों मीन सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, T.H. मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज फर्स्ट प्रपोज सीमियोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस इन सोसाइटी? किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया? फर्स्ट ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, सेकेंड ऑप्शन फर्डिनेंड डी सॉसर, थर्ड ऑप्शन रोनाल्ड बार्थस, फोर्थ ऑप्शन स्टुअर्ट हॉल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्डिनेंड डी सॉसर ने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया और रुकैना हसन ने तर्क दिया कि सॉसर के भाषाई संकेत के सिद्धांत का प्रभाव ऐसा रहा है कि आधुनिक भाषाविदों संकेत के सिद्धांत को उनके संदर्भ में रखा गया है। उन्हें पूर्व सासूरियन, साउसूरियन, एंटी साउसूरियन पोस्ट के रूप में जाना जाता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्डिनेंड डी सॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन इकोलॉजी? ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन ए हॉलिस, सेकेंड ऑप्शन ई बर्गेस, थर्ड ऑप्शन जी सिमेल, फोर्थ ऑप्शन डी पार्क। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन इकोलॉजी किसने लिखा? ए हॉले ने लिखा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हम ए हॉले की और बुक की बात करें तो क्या है? द हॉले बुक ऑफ द डेड, ये बुक का नाम है। द टिरनी ऑफ बिग टीच, ये भी हॉले की बुक का नाम है। और द हेडमास्टर्स पेपर्स, ये भी किसकी बुक का नाम है? ए हॉले का, राइट। तो ए हॉले की बुक का नाम आपको याद रखना है, ह्यूमन इकोलॉजी, द हॉले बुक ऑफ द डेड, द टिरनी ऑफ बिग टीच और द हेडमास्टर्स पेपर, राइट। Last question is, give the correct chronological sequence of the works of Dr. भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियों को उनके सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, हु वर द शूद्रास, सेकेंड, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, थर्ड, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
Fourth, the untouchables. Who were they and why they became untouchable? Choose the correct answer from the options given below. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए. फर्स्ट ऑप्शन ABCD, सेकेंड ऑप्शन BDAC, थर्ड ऑप्शन CBAD, फोर्थ ऑप्शन DCAB. तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखते हु वर द शूद्रास कब आई थी. ये आया था 1946 में आया था. इनहाइलेशन ऑफ कास्ट कब आया था. इनहाइलेशन ऑफ कास्ट आया था आपका 1936 में आया था. बात करें कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये बुक कब आई थी. 1917 में आया था. 1917 में. एंड द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल, ये कब आया था. 1948 में आया था. हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन सी CBAD. पहले ये आया था श्री, फिर बी आया हमारा एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, फिर ए आया हु वर द शूद्रास, और लास्ट में हमारा कौन सा है द अनटचेबल्स. राइट. कल का CCQ है हु हैज यूज द टर्म पॉलीआर्की. पॉलीआर्की टर्म किसने यूज किया है. हमारा राइट आंसर हो जाएगा R.A. डहल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. और एडम स्मिथ की बात करें, इनके बुक का क्या नाम है वेल्थ ऑफ नेशन. राइट. ये है आज का CCQ, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. और यहाँ पर आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल चेक करना है वीडियो देखने के दौरान कितना रहा. क्वेश्चन है, अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है या किसने कहा. फर्स्ट ऑप्शन J.E. पर्लमैन, सेकंड ऑप्शन R. न्यूरवर्थ, थर्ड ऑप्शन रत्नायन राव एंड फोर्थ ऑप्शन B. दुपंत. राइट. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू. जय हिंद.